हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के लिए एमए एमएससी थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट, कौन सी क्लास की मैं बात कर रही हूँ? जो एमए एमएससी थर्ड सेमेस्टर के जो हमारे बच्चे हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। विषय कौन सा है स्टूडेंट? आप लोगों का गृह विज्ञान है। और ब्रांच कौन सा है आप लोगों का? तो ह्यूमन डेवलपमेंट है। और पेपर कौन सा है स्टूडेंट? तो पेपर आप लोगों का फर्स्ट पेपर आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, मानव विकास का अद्यतन अध्ययन पार्ट 2। पार्ट 1 जो है, इसके पहले आप लोगों का पार्ट 1 हो चुका है। ये आप लोगों का क्या है? फर्स्ट पेपर है स्टूडेंट, ठीक है। फर्स्ट पेपर का ये आज हम आप लोगों को मॉडल पेपर लेकर आए हैं। देखिए, ये फर्स्ट पेपर है और लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का है, ठीक है। इसके पहले पार्ट 1 भी आप लोगों का हो गया है और लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट 1 उसका था। ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट 2 है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। आप लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का स्टूडेंट की वृद्धावस्था में पारिवारिक समायोजन किस प्रकार संभव है? या इसी प्रश्न को अथवा करके भी ऐसे पूछा जा सकता है कि वृद्धावस्था में पारिवारिक जीवन चक्र में परिवर्तन किस प्रकार आता है, ठीक है। यानी जो बुजुर्ग होते हैं तो उनको जो है मतलब वृद्धावस्था में समायोजन कैसे करना पड़ता है, ये प्रश्न आप लोगों का पूछ रहा है। तो आइए देखिए इसका आंसर क्या है स्टूडेंट आपका। तो इसका आंसर है कि वृद्धावस्था को जरण की अवस्था के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उत्तर क्या है इसका? वृद्धावस्था को जरण की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। बढ़ती उम्र के साथ व्यक्ति के सामने विभिन्न प्रकार की पारिवारिक समस्याएं भी उपस्थित होती हैं, ठीक है। वे भी उसके लिए समायोजन संबंधी कठिनाई उत्पन्न करती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ यंग या चाइल्डहुड या एडोलसेंस में ही सिर्फ समस्याएं होती है, लेकिन वृद्ध समस्याएं होती। देखिए, यल्ड में एडल्ट में चाइल्डहुड में ये सब जो समस्याएं होती हैं उसका मतलब निदान तुरंत हो जाता है, क्योंकि नया नया सब चीज़ रहता है परिवेश में लेकिन जो बुजुर्ग अवस्था होती है तो उसमें क्या होता है? समायोजन में कठिनाई होती है। क्यों कठिनाई होती है? क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं वो क्या है, वो अपनी जीवन की सारी मतलब जो है जीवन के सारे पहलुओं का अनुभव होता है उनको, इसलिए उन अनुभव के आधार पर क्या है, वो एक अवस्था में इस अवस्था में जाते जाते क्या होता है, वो समायोजित नहीं हो पाते हैं, ठीक है। उनका सामना करना तथा उनके प्रति संतुलित एवं उचित दृष्टिकोण अपनाते हुए उनका समाधान करना या उनके साथ समायोजन स्थापित करना भी वृद्धावस्था के महत्वपूर्ण संकृत हैं। इस दृष्टि में वृद्धावस्था में निम्न प्रकार से समायोजन जो है किया जा सकता है। अब देखिए उसमें क्या है, तो पहला जो है ए करके है। तो ए में हमने आपको बताया यहाँ पे कि पारिवारिक जीवन के परिवर्तनों के प्रति समायोजन, जैसे पारिवारिक जीवन में कितने तरह के परिवर्तन होंगे और उसमें कैसा वो समायोजन कर सकता है, इसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। तो देखिए पहला आपका ए में हमने क्या बताया है कि पारिवारिक जीवन में परिवर्तनों के प्रति समायोजन, व्यक्ति के पारिवारिक प्रतिमान जो कि प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था में स्थापित होते हैं, मध्य अवस्था के प्रारंभ होते ही मध्य अवस्था के प्रारंभ होते ही परिवर्तित होने लगते हैं। सेवानिवृत्ति, यानी जो कोई भी व्यक्ति जैसे जॉब कर रहा है तो सेवानिवृत्ति का मतलब कि रिटायर होना, ठीक है। सेवानिवृत्ति का समय आते आते यह परिवर्तन और भी स्पष्ट होने लगते हैं। बुढ़ापे में जो समायोजन करने पड़ते हैं उनमें पति पत्नी के संबंध, संतानों, ठीक है, कॉमा रहेगा यहाँ पर, संतानों के साथ संबंध, ठीक है, कॉमा, पैतृक आश्रयता और पौत्र पुत्रियों के साथ संबंध विशेष रूप से उल्लेखनीय। पौत्र पुत्रियों का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? कि जो नाती पोता होते हैं उनको बोलते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब आपका मतलब पारिवारिक जीवन में परिवर्तन के जो है समायोजन कैसे करेंगे। अब देखिए इसी को हम एक एक करके यहाँ पे डिफाइन किया है कि जैसे पति पत्नी के साथ संबंध जो है कैसा होना चाहिए। तो देखिए पति पत्नी के साथ क्या है कि व्यक्ति सक्रिय जीवन से मुक्त होने या नौकरी से सेवानिवृत्त होने के पश्चात अपना अधिकांश समय
घर में ही बिताता है। ऐसा पहले नहीं होता था। यानी कहने का मतलब क्या है कि आज से 50 साल पहले के जब लोग जो रहते थे वो क्या थे, अपने घर से बाहर ज़्यादा रहते थे। मतलब उनको जीविकापार्जन के लिए धन की आवश्यकता होती थी, तो वो कमाने के लिए क्या है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाकर वह जॉब करते थे। ठीक है। फिर वह प्रायः घर में वह पहले प्रायः घर से बाहर रहता था। ऐसी स्थिति में यदि उसका संबंध अपनी पत्नी से अच्छा है तो वह प्रसन्नता का जीवन गुजार सकेगा। ठीक है। तो जो पहले के जो लोग होते थे तो उनका क्या था, आपसी तालमेल बहुत अच्छा होना चाहिए, हुआ करता था। जिससे आप लोग में देखते होंगे अभी भी, जैसे बहुत से घरों में क्या होता है, शादी विवाह हो जाता है तो पत्नी को क्या है, लोग घर पर छोड़ देते हैं और अपने बाहर निकल कर जाकर सिंगल कमाते हैं और जीविकापार्जन के लिए जो है धन जो है घर पे भेजते रहते हैं, ताकि उनके बीवी बच्चे और साथ में क्या हो, माता पिता वो अच्छी तरह की जीविका पार्जन कर सके, अच्छी तरह से उनका जीविका पार्जन चल सके। तो इसमें क्या है, पत्नी का सपोर्ट होना जो है पति के लिए बहुत आवश्यक होता है। अगर दोनों में मधुर संबंध है तो उनका जीवन क्या होगा, अच्छी तरीके से बीतेगा। यदि उसका संबंध पत्नी से अच्छा नहीं है, ठीक है, यानी पत्नी से अच्छी नहीं बनती है, तब क्या होगा, तब दोनों में मनमुटाव होगा, तो आगे का जीवन जो है कष्टदायक होगा। ठीक है। अभी क्या है, जैसे पति पत्नी में संबंध अच्छा नहीं है, पति बाहर चला गया, तो उस दौरान क्या होगा, अगर उन दोनों में मनमुटाव है तो जाहिर सी बात है कि तनाव में आकर, मतलब मान लीजिए दबाव में, तनाव में आकर पत्नी रह तो लेती है, लेकिन क्या है, उसका एक एज के बाद जो है, वृद्धावस्था में जैसे ही पहुंचेंगे तो दोनों पति पत्नी क्या होंगे, वहां पर जो है उनका आपसी जो तालमेल जो है नहीं बैठ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को, जो शुरुआती जीवन था उसमें ही वो एक दूसरे को समझ नहीं पाए। ठीक है। दूसरा क्या है, लैंगिक व्यवहार में समायोजन। बुढ़ापे में लैंगिक व्यवहार में भी परिवर्तन होता है, देखने में परिवर्तन होता है। वैसे तो लैंगिक नपुंसकता एवं उसमें अरुचि बुढ़ापे का परिणाम माना जाता है, परंतु ऐसा देखा जाता है कि पत्नी के साथ मधुर संबंधों के अभाव एवं विरोधी स्वभाव के कारण यौन आकर्षण और भी कम हो जाता है। ऐसे भी साक्ष्य है कि बुढ़ापे में यौन क्रियाओं की इच्छा काफी प्रबल हो जाती है। ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जैसे मतलब एक वैज्ञानिक तथ्य भी है, एक मतलब डिस्कवरी भी इस पे हुआ है कि अगर यौन संबंध उनका अगर अच्छा नहीं है तो उसका प्रभाव भी क्या होता है, वो कहीं ना कहीं जो है पत्नी को भी बुढ़ापे की तरफ ले जाता है और पति को भी क्या करता है, बुढ़ापे की तरफ ले जाता है। अब आइए देखिए तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि संतानों के साथ संबंध। संतानों के साथ भी क्या होना चाहिए, बुजुर्गों का संबंध या माता पिता का संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि उनको बुजुर्गावस्था में यानी वृद्धावस्था में जो है उनको किसी तरह का जो है कठिनाई न करना पड़े। तो यहाँ पे क्या है, बुढ़ापे में अपने बच्चों के साथ संबंध प्रायः, ठीक है, प्रयास नहीं होगा, बुढ़ापे में अपने बच्चों के साथ संबंध प्रायः होना चाहिए। ठीक है। इतने अच्छे नहीं रह पाते हैं। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप बना लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या, बुढ़ापे में अपने बच्चों के साथ संबंध प्रायः इतने अच्छे नहीं रह पाते हैं जितना कि अतीत में हुआ करते थे। मध्य अवस्था में संतानों की संतुष्टि की अनुभूति घटने लगती है और बुढ़ापे में तो असंतुष्टि काफी प्रबल हो जाती है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में असंतोष इस दृष्टि से अधिक पाया जाता है। इस दशा में दृष्टिकोण को बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप परिमार्जित कर लेना लाभदायक होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो बुजुर्ग अवस्था में क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों के प्रति क्या होता है, मध्यावस्था तक पहुँचते पहुँचते वो मतलब जब प्रौढ़ अवस्था में, एक तरह से प्रौढ़ मध्यावस्था में जब वो पहुँचते तो अपने जो बच्चों के प्रति क्या होती है, एक अरुचि हो जाती है। या यूँ कर सकते हैं कि बच्चे जब न्यू मैरिड वाले होते हैं फिर क्या होते हैं, एक स्टेज के बाद क्या है, अपने माता पिता के प्रति जो है उनका रुझान कम होने लगता है। तो उस समय भी क्या होता है, बुजुर्गावस्था में समायोजन करना जो है थोड़ा सा जो है कठिन हो जाता है। अब आइए देखिए हम चौथा पॉइंट क्या है हमारा, पैतृक निर्भरता। जरण काल में माता पिता को
भूमिका परिवर्तन भी करना पड़ता है। ठीक है, वृद्धावस्था में क्या होता है, माता पिता को अपनी अपनी भूमिका जो है परिवर्तित करना पड़ता है। यद्यपि यह कठिन कार्य है। बुढ़ापे में आर्थिक सहायता हेतु अपने सयाने लड़कों पर आश्रित होना भूमिका परिवर्तन का एक उदाहरण। कभी कभी आप देखते हैं कि बहुत से माता पिता ऐसे होते हैं जो कि मतलब कुछ काम धाम नहीं किए, वो टोटल मतलब हमेशा अपने माता पिता यानी बेटे के दादा दादी के ऊपर डिपेंड रहे, उन्होंने 1 रुपये का काम नहीं किया। फिर लास्ट में क्या होता है, लास्ट में वही जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपने बेटा बेटी या बेटा या बहू के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये आपका एक मतलब पैतृक निर्भरता होगी, यानी एक मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन क्या हुआ, चलता जा रहा है। ठीक है, फिर वह उन पर आश्रित होते हुए भी उन पर अधिकार जो है जताना नहीं छोड़ते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मतलब वो आश्रित हो गए, डिपेंडेंट हो गए, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, अपने अधिकार को मतलब जताना नहीं छोड़ते। और इसका क्या होता है, इसका वयस्क लड़का बुरा भी मानते हैं। परिवार समायोजन पर इसका भी क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी जो बेटा या बहू जब कमाने वाले होंगे, पूरा खर्चा उनका देख रहे हैं और उस पर क्या अधिकार जताना, उस बाद क्या मतलब टिप्पणी करना, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, कहीं ना कहीं जो है मतलब लड़के को जो है प्रभावित करती है। इससे भी क्या होता है, इससे भी जो है वृद्धावस्था जो है आपका प्रभावित होता है। फिर क्या है, पांचवा क्या है, पौत्र पौत्रियों के साथ संबंध, यानी अपने नाती पोतों के साथ एक बुजुर्ग का क्या संबंध है, ये चीज के बारे में। तो देखिए, बुढ़ापे की अवधि में पौत्र पौत्रियों के साथ भी समायोजन स्थापित करना कभी कभी समस्या बन जाता है। ठीक है, आज के युग में पौत्र पौत्रियां तथा माता पिता के साथ कहीं और रहते हैं। तो अधिकतर आप देखते हैं जहाँ पर जॉब हो जाएगा तो क्या होगा, बेटा बहू अपने बच्चों को क्या करते हैं, पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, अच्छा एजुकेशन के लिए वो क्या करते हैं, गाँव से जाकर शहर में रहते ताकि बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिल सके। इससे क्या हुआ, इससे उनका घर पर आना जाना कम होता है, या यूं कह सकते हैं कि अपने दादा दादी से उनका लगाव कम हो जाता है। ठीक है, फिर क्या है, उनका अपने दादा दादी से संपर्क ही कम हो पाता है। इसका कारण उनमें आपस में अपेक्षित प्यार भरा संबंध प्रगाढ़ नहीं हो पाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, वो बॉन्डिंग जो है उनके साथ मतलब नाती पोतों के साथ जो है नहीं बन पाती है। इसकी वजह से भी क्या होता है, इसका भी बुजुर्गों के समायोजन पर क्या है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब हम बी में देखते हैं। ठीक है, अभी ये जो 5 पॉइंट थे, तो आपके ए वाले में 5 पॉइंट थे स्टूडेंट। ठीक है, ए में जैसे हमने आपको बताया ना कि परिवार में कैसा समायोजन आपको करना है, तो ये था पारिवारिक जीवन में परिवर्तनों के प्रति समायोजन। तो इतने सारे क्या थे, इतने सारे संबंध है, तो जाहिर सी बात है कि इतने सारे परिवर्तन भी हो गए। अब आइए दूसरा हम बी पर दूसरा जो है समायोजन को हम देखते हैं कि पति पत्नी के वियोग के प्रति समायोजन। ठीक है, पति पत्नी के वियोग के प्रति क्या है, समायोजन। वियोग का मतलब क्या होता है, दुख होता है। ठीक है, तो बुढ़ापे में पति पत्नी में वियोग भी होता है। ठीक है, बुढ़ापे अवस्था में या बुजुर्ग अवस्था में क्या है, पति पत्नी का वियोग भी होता है। वियोग मृत्यु के कारण या वैवाहिक संबंध टूट जाने के कारण हो सकता है। जो वियोग होगा, कष्ट होगा, दुख होगा, तो वो क्या है, पति या पत्नी दोनों में से किसी की एक की मृत्यु हो जाए या फिर उनमें तलाक हो जाए। ठीक है, वियोग प्रायः मृत्यु के कारण अधिक होता है। जो वियोग होता है वो किसके कारण अधिक होता है, मृत्यु के कारण, क्योंकि विवाह के समय पुरुष की आयु स्त्री से कुछ अधिक रखी जाती है, इसलिए मृत्यु दर भी पुरुष की अधिक होती है। तो आप सभी लोग देखते हैं कि आज भी क्या है, आज भी विवाह की जो एज रखा गया, माने जो लड़की का उम्र 18 साल और लड़के का उम्र क्या रखा गया, 21 साल। तो ये देखिए 3 साल का जो डिफरेंस है ना, तो ये यही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मृत्यु दर है, तो पुरुष की मृत्यु दर क्यों अधिक है, क्योंकि उनका जो एज है वो मतलब महिलाओं से क्या होता है, महिलाओं से अधिक रखा जाता है। पति या पत्नी में किसी की भी मृत्यु या तलाक कष्टकारी होता है, क्योंकि समायोजन की क्षमता इस उम्र में क्षीण हो चुकी रहती है। ठीक है, विधवाओं में, ठीक है, एक मिनट, विधवाओं के सामने प्रायः पैसे की समस्या विकराल रूप में खड़ी हो जाती है और विधुर अकेलेपन के कारण घुटन अनुभव करने लगता है। देखिए, जो विधवा औरत है उसके सामने क्या समस्या आएगी, तो वो जाहिर सी बात है कि आर्थिक स्थिति, अगर आर्थिक से वो कमजोर है तो उसको क्या होगी, पैसों की जो है आवश्यकता अधिक हो जाएगी। ठीक है, और जो विधुर होंगे, ठीक है, जो पुरुष होंगे, उनमें क्या होगा, उनमें अकेलापन बहुत ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा सी क्या है,
तो पुनर्विवाह के प्रति समायोजन, ठीक है। तो जरण काल में पति या पत्नी की मृत्यु या विवाह विच्छेद के कारण उत्पन्न अकेलेपन को दूर करने का एक उपाय पुनर्विवाह हो सकता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है या दोनों तलाक ले लेते हैं, तो उस समय क्या करना चाहिए, उस समय उनका जो अकेलापन है तो उसको दूर करने के लिए क्या है, उनका दोबारा से शादी कराना सही है। फिर क्या है, वैसे यह बहुत सहज नहीं है, ठीक है। क्यों, मतलब ये वृद्धावस्था में जो है मतलब पुनर्विवाह जो है यह सहज कार्य नहीं है। क्यों नहीं सहज कार्य, तो देखिए बुढ़ापे में नए सहयोगी, ठीक है, जो नया सहयोगी बना, नया साथी बना, नए संबंधी जो बनेंगे और समाज के साथ समायोजन स्थापित करना जो है दुष्कर हो जाता है। देखिए क्यों, क्योंकि अगर बुजुर्ग अवस्था में अगर कोई भी शादी करता है तो वो क्या है, वो सबसे पहले क्या होगा, हंसी का पात्र बन जाएगा, उसको हमारा समाज जो है स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त बुढ़ापे में पुनर्विवाह को सामाजिक स्वीकृति भी नहीं मिल पाती, अभी हमने आपको बताया। और व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति जो होता है वो हंसी का पात्र बन जाता है, ठीक है। प्रायः, ठीक है, प्रायः पुनर्विवाह करने पर पति पत्नी का संबंध भी आगे चलकर मधुर नहीं रह पाता है, ठीक है। बुजुर्ग अवस्था में क्या है, अगर मतलब कोई भी व्यक्ति अगर शादी करता है तो उसका संबंध क्या है, मधुर आगे नहीं बन पाता है। क्यों, क्योंकि जो है कि उसको भी क्या है, अपनी जो मतलब एक्स पत्नी या एक्स हस्बैंड की याद आती रहेगी। और वो चीज़ वो क्या होगा, जो न्यूली जो दुल्हन है या पति है उसमें क्या होगा, वो चीज़ें वो खोजने की कोशिश करेगा। इस वजह से क्या है, उनका जो वैवाहिक जीवन भी है वो भी क्या है, मतलब अच्छा नहीं बीत पाता है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, बुढ़ापे में अकेले होने के प्रति समायोजन, ठीक है। बुढ़ापे में अकेले होने के प्रति समायोजन का मतलब क्या हुआ कि बहुत से आज हम भी अपने समाज में बहुत से ऐसे लड़के या लड़की या महिला या पुरुष को हम देखते हैं कि वो अपना जीवन क्या बिना शादी के अपना जीवन वो बिताते हैं, ठीक है। तो वो कैसे बुजुर्ग अवस्था में समायोजन करते हैं इसके बारे में यहाँ पे देखिए। तो ऐसे लोग जो विवाह ही नहीं करते, जीवन में अकेले रह जाते हैं, बुढ़ापे में उनके सामने भी समायोजन की समस्या आती है, परंतु उनकी समस्याएं उतनी प्रबल तथा कष्टकर नहीं होती जितना की संभावना व्यक्त की जाती है। इसलिए कष्टकर नहीं होती है क्योंकि वो शुरू से क्या है, वो शुरू से अपने आप को अकेला रख चुके हैं और उनको क्या है, अकेले रहने की आदत हो चुकी है। तो इसलिए बुजुर्ग अवस्था में क्या है, वो अकेले रहकर भी अपने आप को समायोजित कर लेंगे, ठीक है। जिससे जीवन में अकेले रहने की आदत पहले से ही बनी हुई है, वह बुढ़ापे में भी समायोजन का रास्ता निकाल लेगा। तो ये भी बात अभी आपको समझाए, वह बुढ़ापे में विवाहित व्यक्ति की तुलना में कम अकेलापन अनुभव करेगा। क्यों कम करेगा, क्योंकि उसको क्या है, शुरू से अकेले रहने की आदत है। लेकिन जो विवाहित वाला व्यक्ति है वह क्या, उसको हमेशा साथ में रहने की आदत है। तो जाहिर सी बात है कि जो विवाहित व्यक्ति है वह अपने जीवन साथी को हमेशा बुजुर्ग अवस्था में भी उसको खोजता रहेगा, ठीक है। अब आइए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वृद्धावस्था में समायोजन को प्रभावित करने वाले कारकों को विस्तार से समझाइए। यानी वृद्धावस्था में कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम समायोजन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो कौन कौन से जो है कारक जो है जिम्मेदार हैं। तो आइए देखिए, वृद्धावस्था में व्यक्ति का समायोजन कैसा हो, इसका अनुमान उसके व्यवहार प्रतिमान, ठीक है, व्यवहार प्रतिमान, संवेगात्मक व्यवहार में परिवर्तन, व्यक्तित्व एवं प्रसन्नता आदि के आधार पर क्या कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं। यदि उनकी रुचियां व्यापक हैं, वह आर्थिक रूप से निर्भर हैं, सामाजिक सक्रियता बनी हुई है, वर्तमान के साथ प्रसन्नता और चिंता कम करते हैं, तो समायोजन अच्छा रहेगा, अन्यथा समायोजन खराब हो सकते हैं। यानी इसके विपरीत अगर कोई है, जैसे वो आर्थिक रूप से अगर स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, उनका सामाजिक सक्रियता जो है बनी हुई नहीं है, वह वर्तमान के साथ क्या है, खुश नहीं है, वो हमेशा क्या है, चिंताओं में डूबे हुए हैं, तब क्या होगा, तब उनका जो बुजुर्ग अवस्था होगा, बुढ़ापा का जो अवस्था होगा वो क्या होगा, वो प्रतिकूल होगा। यानी
समस्याएं बहुत ज़्यादा उनको जो है घेरी रहेंगी। ठीक है, अब आइए देखिए हम पहला पॉइंट बात करते हैं कि वृद्धावस्था की तैयारी। ठीक है, तो हर व्यक्ति को मतलब वृद्धावस्था की तैयारी कर लेना चाहिए। ठीक है, यदि व्यक्ति ने स्वयं को आर्थिक या मनोवैज्ञानिक रूप से वृद्धावस्था के लिए तैयार कर लिया है तो वह अच्छा समायोजन का प्रदर्शन करेगा अथवा नहीं। ठीक है, बहुत से आप देखते हैं बहुत से लोग क्या है अपने आप को बुजुर्ग नहीं मानते हैं, वो मनोवैज्ञानिक तौर से भी बुजुर्ग नहीं मानते हैं। अगर वो मान ले तो आधी प्रॉब्लम क्या है ऐसे ही उनकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। दूसरा पॉइंट हमारा क्या, पूर्व अनुभव। अतीत के जीवन के कुछ ऐसे अनुभव जो बुढ़ापे में व्यवधान कर सकते हैं, उसके कारण समायोजन का स्तर क्या हो सकता है, गिर सकता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है बहुत सारी बातें लोग क्या होते हैं याद रखे रहते हैं कि नहीं वो मुझे ऐसा किया था 30 साल 50 साल पहले, तो इस मरते मर जाएंगे लेकिन हम ये काम उसके साथ नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं क्या है अतीत का जो अनुभव है जो उनके वर्तमान में बुजुर्ग अवस्था में क्या कर रहा है, एक रोड़ा खड़ा कर रहा है, वहां पर क्या है समायोजन उनका नहीं हो पा रहा है। तीसरा पॉइंट क्या, आवश्यकताओं की संतुष्टि। बुढ़ापे में समुचित रूप से समायोजित रहने के लिए व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए ताकि वह अन्य लोगों को प्रत्याशाओं के अनुरूप जीवन व्यतीत कर सके। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो भी बुजुर्ग की आवश्यकता है उसकी मतलब पूर्ति होनी चाहिए। जैसे हम अपने छोटे बच्चों की हर आवश्यकता की पूर्ति करते हैं उसी तरह से क्या है हमें अपने माता पिता की भी छोटी छोटी आवश्यकताओं को ध्यान में देखना चाहिए और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, सामाजिक अभिवृत्तियां। सामाजिक अभिवृत्तियां, सामाजिक अभिवृत्तियां में क्या है, तो देखिए जरण काल में बुजुर्गों के प्रति परिवार तथा समाज का दृष्टिकोण अनुकूल तथा सहयोगात्मक होना चाहिए, अन्यथा उनका क्या है समायोजन जो है खराब हो सकता है। जो भी सामाजिक अभिवृत्तियां एपिट्यूड है उसके प्रति क्या परिवार और समाज का जो दृष्टिकोण है वो क्या होता है सहयोग। जैसे कि मान लीजिए वो अगर कोई बुजुर्ग बाहर गाँव में अगर घूमने गया, ठीक है, अगर उसके कदम लड़खड़ाए तो समाज में जो भी लोग हैं उनको क्या है उनको सहारा दे, सहयोग दें। ठीक है कि नहीं आप चल सकते हैं, आप कर सकते हैं, मतलब उनको कभी ये अकेला न छोड़े। घर के भी लोग और समाज में जो भी उनकी सक्रियता पहले से रही, इसीलिए कहा जाता है ना कि व्यक्ति को व्यक्ति नहीं कमाना चाहिए, अपना व्यक्तित्व कमाना चाहिए। व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति तो मर जाता है लेकिन उसका व्यक्तित्व जो है वही जिंदा रहता है। लोग क्या है आपके नाम से नहीं आपको जानेंगे लेकिन आपके कर्मों से आपको जरूर जानेंगे। इसलिए हर व्यक्ति को क्या है अपना व्यक्तित्व कमाना चाहिए। ठीक है, व्यक्तित्व ही क्या होता है मरने के बाद जो है जिंदा रहता है। पांचवा पॉइंट हमारा क्या है, व्यक्तिगत अभिवृत्तियां। व्यक्तिगत अभिवृत्तियों में हम देखते हैं क्या है स्टूडेंट, व्यक्तिगत का मतलब क्या हुआ कि अपने आप के लिए पर्सनल चीजें क्या है। बुजुर्गों को चाहिए कि वह अपने में जिद्दीपन और दकियानूसी व्यवहार ना विकसित करने दे। देखिए बहुत से बुजुर्ग क्या होते हैं बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, कंजूसीपन करते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना है, पैसा क्या बचा कर रखेंगे, मेरे नाती पोता या मेरे बेटा बहू को काम देगा, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अपने अब जो भी है आप अपना कमा रहे हैं अपना रखे हैं तो पहले आप अपने शरीर पर आप इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, सबके लिए बचा कर रखिए लेकिन पहले क्या है अपने लिए भी आप सोचिए। ठीक है, फिर क्या है परिवेश के साथ सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करें, इसका समायोजन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। यानी जैसा परिवेश हो उसके अनुसार क्या है हर बुजुर्ग को ढलने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। ठीक है, कोशिश करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे लेकिन जब कोशिश ही नहीं करेंगे तो कामयाब कहाँ हो सकते हैं। तो इस वजह से क्या अपना व्यक्तिगत जो अनुभव है उसमें भी क्या परिवर्तन लाना चाहिए, जिद्दीपन उनको अब नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, समायोजन की विधि। समायोजन की विधि में क्या है, व्यक्ति को चाहिए कि वह यह स्वीकार करे कि वह बुजुर्ग हो चुका है, इसलिए अपने व्यवहार में नम्रता लाए। ठीक है, यानी नमी लाए और नवीन रुचियों का विकास करे, यानी कोई नए नए चीजों को सीखे, सृजन करे। ठीक है, बच्चों के साथ रहना सीखे, बच्चों के साथ भी क्या उसको टाइम जो है व्यतीत करना चाहिए। फिर क्या है अतीत के पीछे ना भागे, यानी जो पीछे जो बीत चुका उसके पीछे बुजुर्गों को नहीं जाना चाहिए। इससे क्या होता है समायोजन अच्छा होगा। लेकिन अगर इसके विपरीत आचरण करेंगे तो क्या होगा वहां पर समायोजन यानी जो एडजस्टमेंट है वो क्या हो जाएगा, कठिन हो जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ हम बात करते हैं, स्वास्थ्य।
देखिए, हेल्थ सबसे बड़ा धन होता है। हेल्थ अगर गया तो सब कुछ गया। ठीक है, वृद्धावस्था में स्वास्थ्य भी समायोजन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। अस्थायी की अपेक्षा लंबी तथा खर्चीली बीमारियां व्यक्ति को क्या कर देती है, त्रस्त कर देती है। इससे उनका समायोजन क्या होता है, खराब होता है। तो जैसे समय रहते ही क्या करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना चाहिए। कभी भी, जैसे इसलिए कहा जाता है ना, कोर्ट और हॉस्पिटल, ये दो ऐसी प्लेस है, ऐसा जगह है जो कहता है ना कि हमें छू कर तो देखो। तो छू कर देखने का मतलब क्या, कोर्ट कचहरी का मतलब क्या, अगर कोई छोटी मोटी विवाद हो गया और हम सोचते हैं कि चलो हम आपसी सामंजस्य से इसका हल नहीं ढूंढते, हम कोर्ट कचहरी से ले लेंगे। तो ये क्या होता है, आप तो मतलब आवेश में आकर चले गए कोर्ट कचहरी। अब वहां पे क्या हुआ, आप अपना जीवन भी व्यतीत किए, फिर प्लस आपके बेटे भी उसी में मतलब घसीटे जा रहे, फिर उनकी आने वाली जो जनरेशन, वो भी क्या लगातार कोर्ट का सिर्फ चक्कर लगा रही है। तो ये क्या हुआ, तो धीरे धीरे क्या हुआ, आप इकोनॉमिकली क्या होंगे, वीक होते जाएंगे। उसी तरह से हॉस्पिटल भी क्या होता है, वो भी कहता है कि हमको छू कर तो देखो। तो छू कर देखने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी बीमारी हुई, हम तुरंत अगर छोटे स्तर पर उसका इलाज नहीं कराएं और उसको बड़ा रूप दे दिया, फिर हॉस्पिटल में जाएंगे तो क्या होगा, खर्च बढ़ेगा ना, तो कहाँ से आएगा, तो आप आर्थिक रूप से कमजोर होंगे ना। तो इसलिए क्या है, आपको अपने हेल्थ पर जो है विशेष ध्यान देना चाहिए। फिर क्या है, आपका 8वां पॉइंट क्या है, रहन सहन। हमारे रहन सहन का मतलब क्या हो कि हमारे रहने का तरीका। रहन सहन क्या है, समायोजन का संबंध रहन सहन के स्तर से भी होता है। यदि व्यक्ति यह समझता है कि उसके रहन सहन का स्तर घटिया है तो उनमें उलझन और तनाव पैदा होता है। इससे समायोजन क्या होता है, बिगड़ता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, अपने रहन सहन में भी जो है समय के साथ जो है परिवर्तन लाना चाहिए। अगर आपका बेटा जो है गस्टेड पोस्ट पे है, तो आपका जो पहनावा हो, आपका जो पोशाक हो, तो आपके पहनावा और पोशाक क्या हो, आपके अधिकारी बेटे के अनुसार होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपना जो जैसे आपने 50 साल पहले जीवन व्यतीत किया, आप बिल्कुल वैसे ही मतलब वो करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्या है, हमें समाज में सोसाइटी के अनुसार भी हमारा क्या है, रहन सहन बदलना चाहिए। इससे भी क्या होगा, समायोजन अच्छा होगा। अदरवाइज जो पेरेंट्स जो है समायोजन नहीं कर पाते, तो जो वृद्धा आश्रम में जो बढ़ोतरी हो रही है, तो क्यों हो रही है, कहीं ना कहीं जो है हमारा रहन सहन, हमारे सोचने के तौर तरीके, ये भी कहीं ना कहीं क्या है, वृद्धाश्रम को जो है निमंत्रण दे रहे हैं। तो हमारा यही कहने का मतलब है कि जैसे हम जिस अनुसार हैं, हम अपने मतलब सोसाइटी, अपनी परिस्थितियों, अपना सब कुछ को देखते हुए क्या है, अपने रहन सहन में हम परिवर्तन लाएं। फिर क्या है, आर्थिक दशा। आर्थिक दशा क्या है, आर्थिक कारक भी वृद्धावस्था में समायोजन के प्रमुख निर्धारक है। वृद्ध ये समझते हैं कि उनकी आयु घट गई है, उसे पूरा करना संभव नहीं है, विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाई है, इसका उनके समायोजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके विपरीत साधन संपन्न बुजुर्गों का जो समायोजन क्या होता है, अच्छा होता है। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि कुछ चीजें होती, जैसे जीवन, जैसे अब मान लीजिए हम ही क्या है, युवा प्रौढ़ावस्था में है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी मेरे पास 40 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसमें क्या चीजें हम कैसे बदल सकते थे, ये सारी चीज अब हमको अनुभव आ रहा है कि काश उस समय हम ऐसा किए होते तो ये चीजें आज ऐसी होती। लेकिन अब क्या, हम अतीत के पीछे तो जा नहीं सकते, लेकिन हम अपने वर्तमान और अपने फ्यूचर को अच्छा सिक्योर कर सकते। तो यहाँ पे यही है कि अपनी आर्थिक दशा को भी क्या करना चाहिए, जो है मतलब स्ट्रांग रखनी चाहिए। जो आप बुजुर्ग भी देखते होंगे कि दो कैटेगरी के होते हैं, एक जो होते हैं बिल्कुल साधन संपन्न होंगे, तो उनका आप देखेंगे वृद्धावस्था जो होती है बहुत अच्छा वाला दिखता है। और जो यहीं पे क्या है, कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो साधन संपन्न नहीं होते, तो उनके जो वृद्धावस्था आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा जो है कष्टकारी होता है। और कहीं ना कहीं क्या है, उनके जो संतान है, उनकी जो परवरिश है, ये भी कहीं ना कहीं उनके बुजुर्ग अवस्था में जो है प्रभाव डालती है। इसलिए कहा जाता है ना कि बच्चों की जो परवरिश हो, आप मतलब अच्छे वातावरण में और अच्छा से कीजिए, ताकि आपके समय पर वो भी आपकी भावनाओं को समझ सके और आपका सम्मान कर सके। जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही आप क्या है, पेड़ पाएंगे। ये कहा जाता है, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। इसलिए परवरिश के समय भी हर माता पिता, जैसे आप क्या है, आप आने वाली भविष्य की भावी माताएं हैं, तो आप लोग क्या कर सकती है, आप अपने बच्चे को प्रॉपर समय दीजिए। आपने बच्चे को जन्म दिया है, तो आपका दायित्व बनता है कि अपने बच्चे का देख रेख सब कुछ करना, ये आपका उत्तरदायित्व बनता है। ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को जन्म दे दिए और ये उम्मीद करें कि जो सेवा सभा का हमारे सास ससुर करें या जो भी हमारे घर के अन्य सदस्य हैं वो करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन खुद करिए, आप उनमें अच्छी चीज़ों को डालिए, ताकि आप भी माने खुश रहें और
आपकी आने वाली जो है पीढ़ी वो भी अच्छा रहे और आपका जो है वृद्धावस्था भी अच्छा बीते। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए आज आप लोगों का जो है 2 क्वेश्चन हमने आप लोगों का कंप्लीट कर दिया। तो वीडियो को आप लोग लाइक करना ना भूले स्टूडेंट, ठीक है, लाइक शेयर करना ना भूले। और 22 मार्च को जो है आपके जो जूनियर्स का पेपर होने वाला है को करिकुलर का, तो उसको भी आप लोग ये चैनल दे दीजिए स्टूडेंट। और हम उन लोगों को 18 मार्च तक एक मॉडल पेपर हम उन लोग को देंगे, जिससे कि क्या होगा 50 में से उनका 48 क्वेश्चन लगभग आ जाएगा स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बच्चों अपने छोटे भाई बहन तक पहुंचाइए, ताकि वो इस चैनल से जुड़कर अपनी को करिकुलर और प्लस मेजर होम साइंस की तैयारी जो है अच्छे से कर सके। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।